आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का एक सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम क्या रहने वाला है पॉलिटिकल पार्टीज। यकीन मानिए इस वीडियो के बाद मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको यूट्यूब पे कोई और इस चैप्टर रिलेटेड वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला नहीं और भी बहुत सारे जो चैप्टर मैंने करवाए हैं वो मैं करवाता हूँ अपने स्पेशल नोट्स और ट्रिक्स और एनिमेशन के साथ, जिससे आपको चैप्टर ये लंबे समय तक याद रहते हैं। तो ये भी चैप्टर ऐसे ही करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस चैप्टर को करते हैं हेडिंग बाय हेडिंग डिस्कस। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बड़ी-बड़ी बातें करने से पहले मैं थोड़ी-सी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसको इंट्रोडक्शन बोल दो या ओवरव्यू बोल दो, कुछ भी बोल दो। ये ओवरव्यू आपकी टेक्स्ट बुक्स में चैप्टर शुरू होने से पहले भी मेंशन है। इस ओवरव्यू में बेसिकली आपको ना थोड़ा-सा बताया गया है, हाँ, अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स आएँगे जैसे पॉलिटिकल पार्टी, जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। अगला वर्ड आएगा डेमोक्रेसी के बारे में बोला जाएगा। मेन इसका वर्ड है डेमोक्रेसी। तो पहले सिनेरियो था राजे महाराजे होते थे, वहाँ पर ना डिक्टेटरशिप टाइप था रूल। मतलब जो राजे ने करना है चाहे वो लोगों के खिलाफ ही होता हो, राजे को जो पसंद है उसने जो भी करना है अपनी मर्जी से करना है, चाहे वो किसी का मर्डर ही क्यों ना कर रहा हो। तो उसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते थे। तो डेमोक्रेसी आने से क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज बनी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी रूल करता है अगर वो भी गलत काम करेगा वो भी जेल में जाएगा। तो यही बेस है, हाँ भी डेमोक्रेसी अच्छी चीज है, सभी तरफ देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी में सभी तरफ क्या देखने को मिलती है, पॉलिटिकल पार्टी। अगर पॉलिटिकल पार्टी होएगी तो डेमोक्रेसी होएगी, डेमोक्रेसी होएगी तो पॉलिटिकल पार्टी। और भी बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। थोड़ा सा ओवरव्यू, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसकी फर्स्ट मेन हेडिंग, इससे शुरुआत होती है आपके चैप्टर की। तो इस हेडिंग का नाम क्या है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। हमें पॉलिटिकल पार्टी की क्या जरूरत पड़ी भी, क्यों बनी पॉलिटिकल पार्टीज, क्या जरूरत थी भाई इसकी, राजे महाराजों का राज क्यों अच्छा था नहीं था। ठीक है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस हेडिंग में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आपको अच्छी तरह इस हेडिंग की समझ आ जाएगी। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद इसके फंक्शंस देखेंगे एंड लास्ट वन इज नेसेसिटी, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो इस हेडिंग तीनों को पढ़ने के बाद इस हेडिंग की आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग। अब मीनिंग समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ ओरली। मीनिंग ये है कि जब कुछ लोग इकट्ठा होके इलेक्शन लड़ते हैं, अगर इलेक्शन में जीत जाते हैं तो वो गवर्नमेंट में अपना स्थान बनाते हैं, 5 सालों के लिए रूल करते हैं, उसको पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। तो इसका मीनिंग क्या बना, ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप होता है, हु कम टुगेदर एंड कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन को जीतते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो होल्ड पावर करते हैं गवर्नमेंट में, तो लोगों के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। एग्जाम्पल में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आपने याद रखनी है, जैसे बीजेपी का नाम सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, और आप मतलब आम आदमी पार्टी एक्सेट्रा। बस सारी की सारी पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। आई होप ये मीनिंग का आपको अच्छे से समझ आ गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सप्लेन द मीनिंग, तो आपने ये सारा मीनिंग लिखना है। आगे बात करें, पॉलिटिकल पार्टी में ना एक टर्म इन्वॉल्व होएगी, वो आपने याद रखनी है, वो होती है पार्टीजनशिप। अब ये क्या है, पार्टीजनशिप का होता क्या मतलब, आपने कुछ बंदे देखे होंगे जो क्या है एक ही पार्टी को फॉलो करते हैं, बड़े ज़्यादा कट्टर होते हैं, मतलब एक ही पार्टी में विश्वास करते हैं, चाहे वो उस पार्टी के लोग उसके लिए गलत ही क्यों ना कर रहे हो, मतलब एक एक को ही वोट देनी है उन्होंने, एक का साथ नहीं छोड़ना, तो उसको पार्टीजनशिप बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो स्ट्रांगली कमिटेड होता है किसी भी पार्टी। मान लो मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, चाहे बीजेपी गलत कर रही है तो मैंने बीजेपी को वोट देनी है, मैं कट्टर हूँ। ठीक है, तो मैं पार्टीजनशिप के अंडर आता हूँ। मेरी सोच क्या है, अभी एक ही पार्टी को कमिटमेंट देनी है, दूसरे का बिल्कुल देखना तक नहीं। ठीक है, जैसे एक बंदा एक एक से ही प्यार करता है तो दूसरों को वो देखता तक नहीं, कुछ ऐसा समझ लो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, पार्टीजनशिप किस में इन्वॉल्व होती है, पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्व होती है। हो सकता है कोई पर्सन बीजेपी को पसंद करता हो सकता है कोई पर्सन आम आदमी की पार्टी को पसंद करता है, या हो सकता है कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करता है। तो ये दो कंसेप्ट आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, हर पॉलिटिकल पार्टी के ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है लीडर, दूसरा होता है एक्टिव मेंबर, तीसरा होता है फॉलोअर्स। अब लीडर तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जैसे बीजेपी का लीडर है मोदी साहब है, ठीक है, कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी है। तो
कन्फ्यूज़न किसमें होती होती है, या तो एक्टिव मेंबर में या फॉलोअर्स में, हो ये होता क्या है? अब दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक्टिव मेंबर कौन से मेंबर होंगे जो पार्टी के लिए काम करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पर्चे बाँट रहे हैं, ठीक है? जो भी नेताओं के साथ मिलके रैलियों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब पार्टी के साथ फिज़िकली अटैच है, ठीक है? और फॉलोअर्स के लोग क्या होते हैं, जैसे हम जैसे लोग सिर्फ़ वोट देने जाते हैं, उनका वोट तक ही काम होता है, ना वो पॉलिटिकल पार्टी के पर्चे बाँटते हैं, ना पैम्पलेट्स बाँटते हैं, ना प्रचार करते हैं। सारा का सारा काम मतलब वोट देने के बाद घर पे आके बैठ के चाय पीते हैं और रिजल्ट का इंतजार करते हैं, वो फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है? आई होप ये आपको 3 कांसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, या तो मीनिंग के ऊपर बन जाएगा, या रिलेशनशिप के ऊपर बन जाएगा, या कंपोनेंट्स के ऊपर बन जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत या टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आई होप ये मीनिंग के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगले बात, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट ओनली द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके क्या-क्या फंक्शंस हो सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता होता है, और जितने बने मैं साथ-साथ बताता रहूँगा, बड़ा आसान टॉपिक है। तो फर्स्ट फंक्शन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन लड़ेगी, जीतेगी तभी लोगों के लिए काम करेगी ना, तो पहला काम क्या आता है, इलेक्शन को लड़ना। अब बिफोर स्टार्टिंग बहुत सारी मैं आपको चीज़ें बताऊँ, आपने ना 2 बातों का ध्यान रखना है। इलेक्शन जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है, एक पार्टी जीतेगी और बहुत सारी पार्टी हारेंगी। तो जीतने वाली पार्टी को बोला जाता है रूलिंग पार्टी, और हारने वाली पार्टीज़ को बोला जाता है ऑपोजिशन पार्टी। बस ये एक आपने एक कांसेप्ट याद रखना है, रूलिंग पार्टी का और ऑपोजिशन पार्टी का। अब मैंने पहला पॉइंट लिखा है ना, इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन को कंटेस्ट करना, इलेक्शन में खड़े होना, तो ये दोनों पार्टी करती है, रूलिंग भी और जो ऑपोजिशन बनेगी, अभी कुछ नहीं पता रूल कौन करेगी, ऑपोजिशन में कौन आएगी, ठीक है? तो अगले जितने भी काम मैं बताऊँगा ना, वो रूलिंग पार्टी के फंक्शंस होंगे, जैसे फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। मतलब जो रूलिंग पार्टी है, जीतने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, जीतने के बाद वो फॉर्म करेगी, हाँ भी कौन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनेगा, कौन एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनेगा, वो सारा कुछ तय करेगी, ठीक है? कैबिनेट जिसको बोला जाता है, सीओएम बोला जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो पीएम के नीचे काम करते हैं, वो गवर्नमेंट चलाते हैं और गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। पहला काम जीतने के बाद, जैसे कोई भी पार्टी जीतती है तो पहले मंत्री डिसाइड होते हैं, कौन सा मंत्री जीतता है कहाँ से, तो उसको कौन सा मंत्री बनाना है। तो ये सारा का सारा किसके द्वारा होता है, फॉर्म और रन किया जाता है पीएम और सीओएम के द्वारा। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, सीओएम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो पीएम के नीचे काम करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको ना एक फॉर्मेशन बता देता हूँ, लाइफ टाइम आपके काम आएगी। जब भी कोई भी सरकार काम करती है, कैसे करती है, इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है कैसे काम करता है, सबसे ऊपर वाली पोजीशन होती है हमारी प्रेसिडेंट की, मतलब जो राष्ट्रपति जिसको बोला जाता है। उसके बाद पोजीशन आती है वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद पोजीशन आती है गवर्नर की, उसके बाद पोजीशन आती है पीएम की, एंड लास्ट वन इज सीओएम, कॉम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब पहले प्रेसिडेंट होएगा, प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट है या कोई भी कारणों की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट होएगा, उसके नीचे आएगा गवर्नर। गवर्नर की पावर पीएम से ज्यादा होती है, ठीक है? उसके बाद पीएम प्राइम मिनिस्टर बनता है, और उसके बाद सीओएम जो मतलब मंत्री पीएम के नीचे काम करते हैं। तो चैप्टर को आगे करने से पहले ना मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बीच में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माय नोट्स जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको बताया आपकी क्लास 10th की ना सारे चैप्टर क्या है, हेडिंग वाइज है, मतलब हम कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं, मेरे नोट्स उसी ही पैटर्न में बने हुए हैं सारे के सारे चैप्टर्स के। जैसे हम फेडरलिज्म चैप्टर को उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेडरलिज्म चैप्टर में पहले एक हेडिंग आएगी, फिर दूसरी हेडिंग आएगी, फिर तीसरी हेडिंग आएगी, ऐसे ऐसे करते करते ये सारा का सारा चैप्टर हेडिंग वाइज चलता रहेगा। जैसे इसकी फर्स्ट हेडिंग है ये वाली, व्हाट इज फेडरलिज्म, तो इसी हेडिंग का ऑपरेशन करके मैंने नोट्स बनाए हैं ये वाले। ये कलरफुल नोट्स आपकी जिंदगी को कलरफुल कर देंगे अच्छे नंबर दिलवा के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसी हेडिंग से रिलेटेड कौन से वेरी क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिए, और इसी हेडिंग से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, और इसी हेडिंग से रिलेटेड जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनते हैं मैंने बीच में डाल दिए हैं। और आपने एक बात नोट की होगी, सारे के सारे क्वेश्चन विद हिंदी मैंने डाले हैं। क्या होता है, हमें कई बार हिंदी में कोई वर्ड का मतलब नहीं पता होता, तो हम वर्ड ढूंढने के चक्कर में हमारा सोशल मीडिया में कुछ मैसेज आता है तो हम उसमें ही खो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी भी मेंशन कर दी है इंग्लिश के साथ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, यहाँ पर ना आपको इकट्ठे क्वेश्चन नहीं याद करने पड़ेंगे। बहुत सारी बुक्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर क्या है सारे इकट्ठे क्वेश्चन होते हैं, जिसको देख के ना हम डर जाते हैं, हाँ भी इतने क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो इसका
सोल्यूशन क्या है, मेरे नोट्स। ऐसी एक हेडिंग खत्म होती है, उसका ऑपरेशन से मैंने नोट्स बनाए हैं। नोट्स के बाद मैंने सारे के सारे क्वेश्चन वहां पर डाल दिए हैं विद हिंदी, जिससे क्या है आप हेडिंग वाइज हेडिंग चैप्टर कंप्लीट करते रहोगे और हेडिंग वाइज हेडिंग ही क्वेश्चन आंसर याद करते रहोगे। और ये वाले क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं डाले, ये वाले क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वाला सारा कंसेप्ट होने के बाद लास्ट में मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। एक चैप्टर में हमने हेडिंग वाइज हेडिंग ऑपरेशन भी कर लिया और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिए और लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए। इससे बाहर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो इसको हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, बड़ा आसान है। लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप कुछ इन्फॉर्मेशन देके आप आसानी से लिंक को एज ए पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। और यकीन मानो आपको ये नोट्स करने के बाद आपको कोई भी और बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बातें होगी, चलो आप चैप्टर करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई और ये 2 पॉइंट भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई। थर्ड काम है, कोई भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का क्लियर करती है पॉलिसीज को, जैसे लोगों की भलाई के लिए पॉलिसीज लेके आती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता की और इंडिया को लेके जाना, और भी बहुत सारी पॉलिसीज को डिक्लेयर करती है जीतने के बाद लोगों की भलाई के लिए। फोर्थ पॉइंट है इसका, लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब बेसिकली होता क्या है, हम आम लोग क्या करते हैं, वोट डालने जाते हैं पीएम के इलेक्शन में, जिसको लोकसभा के इलेक्शन में आगे बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं तब पीएम बनता है, तो हम हर 5 साल बाद लोकसभा के इलेक्शन में जो 18 साल का हो गया इंडियन, वो वोट देने जाता है, ठीक है। जो भी जीतता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो भी जीती, फॉर एग्जांपल बीजेपी बीच में आगे जीत गई, उसका पीएम बन गया मोदी साहब। तो यहाँ पर लिखा है ना, लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो हमारी बात गवर्नमेंट पार्लियामेंट तक लेके जाती है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, मतलब पार्लियामेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं और बीच में पॉलिटिकल पार्टी आ गई, और जो हम वोट देने किसको गए थे लोकसभा में इलेक्शन में, हमने वोट दे दिया, अब जो भी पीएम बनेगा वो हमारी बात आगे लेके जाएगा। तो वो लिंक करती है, पॉलिटिकल पार्टी इज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, बीच में लिंक प्रोवाइड करती है। तो मैंने यहाँ पर लिंक बोला ना, तो हमारी लिंकिंग के कारण इंडिया की डेमोक्रेसी को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, हम अपने एरिया का मंत्री सेलेक्ट करते हैं, उसको वोट देते हैं, वो आगे जाके हमारी बात को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटर में, मैं सारा समझाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली एक तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात यहाँ से आपको समझ आनी चाहिए, और एक कैसे पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट एंड लोगों के बीच में लिंक होती है, ठीक है। इसका लास्ट पॉइंट है शेप पब्लिक ओपिनियन, मतलब पब्लिक की जो ओपिनियन है उसको शेप देती है। मान लो एक मंत्री वोट लेके किसी एरिया का मंत्री बन गया, अभी मैं बोलूंगा नहीं एमएलए बना है या एमपी बना है, मैं आपको आगे समझाऊंगा एमएलए मंत्री कौन होते हैं और एमपी मंत्री कौन होते हैं, इनमें दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपने यहाँ तक ये सीखना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टी होती है वो शेप देती है पब्लिक ओपिनियन की। मतलब पब्लिक का ओपिनियन है, पब्लिक का ये विचार है, हाँ भी एक एरिया में ना एक मंत्री को उन्होंने जिता दिया, और मंत्री ने किसके चक्कर में वोट मांगी थी, उन वहां पर ना नशा बड़ा बिकता था, शराब की बोतलें बिकती थी। तो उन्होंने क्या किया, उनको मंत्री को बना दिया, जिता दिया, और मंत्री आगे जाके क्या करेगा, आगे जाके आवाज उठाएगा, हाँ भी मेरे एरिया में क्या है, शराब बहुत ज्यादा बिकती है, इसको बैन किया जाए, तो बहुत सारी दुकानों को बंद किया जाएगा, ठीक है। जैसे बिहार को शराब मुक्त स्टेट बना दिया, वहां पर शराब शरेआम नहीं बिक सकती। तो वैसे ही कुछ आपने याद रखना है, जो पब्लिक की ओपिनियन को शेप देते हैं, पब्लिक की ओपिनियन थी उसने आगे जाके रख दी पॉलिटिकल पार्टी ने, जीतने वाली ने, ठीक है, और उनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया गया, तो पब्लिक की ओपिनियन को शेप दे दिया भाई उन्होंने, ठीक है। आई होप आपको ये फंक्शन अच्छी तरह समझ आ गई। पहला कॉन्टेस्ट जो इलेक्शन है वो दोनों पार्टी देती है, अभी तक पता नहीं अभी जीती कौन सी है, रूलिंग कौन सी है या ऑपोजिशन में कौन सी आएगी। ये जो 2 से लेके 5 नंबर वाले काम है ना, ये सारे के सारे रूलिंग पार्टी के वर्क है। यहाँ पर आपको आ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूलिंग पार्टी, तो आपने ये सारे 4 के 4 बढ़िया तरीके से लिखने हैं। अब मैंने ऑपोजिशन की बात की थी ना, तो ऑपोजिशन के ऊपर एक क्वेश्चन बनता होता है, क्या बनता होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। इसका डेफिनेशन आपने क्या याद रखनी है, ऐसी पार्टी जो फेल हो जाती है गवर्नमेंट बनाने में उसको ऑपोजिशन पार्टी बोला जाता है। तो बेसिकली ऑपोजिशन पार्टी कौन सी पार्टी हुई जो गवर्नमेंट बनाने में फेल हो जाती है, उसको
ऑपोजिशन पार्टी बोला जाता है। सिंपल इसकी मीनिंग है और सिंपल ही इसका आपने समझना, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द वर्क ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी के क्या क्या काम होते हैं। जैसे सास नहीं होती, घर में बहू होती है, उसकी गलतियां निकालती रहती है, वैसे ही ऑपोजिशन पार्टी का कुछ ऐसा ही काम होता है। तो आपको फंक्शंस आ सकते हैं किसके, ऑपोजिशन पार्टी का क्या क्या रोल है। तो पहला है चेक द वर्क ऑफ रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी के वर्क को चेक करती रहती है। हाँ भी, जब भी उन्होंने गलती की रूलिंग पार्टी ने, तो तुरंत ही मीडिया के सामने आ जाती है ऑपोजिशन पार्टी, हाँ भी और डालो इनको वोट, इन्होंने तो ये गलत काम करने शुरू कर दिए। तो उनके वर्क को चेक करती रहती है ताकि अगले आने वाले 5 सालों में वो उनकी गलतियां दिखा के वोट मांग सके, ठीक है। दूसरी बात वो क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है पॉलिटिकल पार्टी को। क्रिटिसाइज का मतलब, क्रिटिज्म का मतलब होता है बुराई करना। तो बुराई करती रहती है, हाँ भी लोगों आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है इस पीएम को बना के या इस पार्टी को वोट दे के। अगले बार आप हमको दोगे ना तो हम आपकी बड़ी ज्यादा सेवा करेंगे, इनसे भी ज्यादा। तीसरी बात क्या है, इन द पार्लियामेंट डिबेटेड ऑन डिफरेंट इशू। मतलब अगर रूलिंग पार्टी के बंदे पार्लियामेंट में जाके अपने गुणगान गाते हैं, हाँ भी बोलते हैं हमने बढ़िया सड़कें बनाई है, तो ओपोजिशन क्या करती है, उनके अच्छे कामों की तरफ ध्यान नहीं दिलवाती पार्लियामेंट में स्पीकर का। वो किसकी तरफ ध्यान दिलवाती है, जो उन्होंने गलत काम किए होंगे। मतलब वो डिबेट करती है डिफरेंट इशू पे ऊपर। मतलब अगर रूलिंग पार्टी नॉर्थ में जा रही है तो वेस्ट की बात करेंगे, अगर रूलिंग पार्टी साउथ की तरफ बात कर रही है तो वो नॉर्थ की तरफ बात करेंगे, मतलब उनसे उल्टी बात करेंगे ताकि उनको नीचा दिखाया जा सके। तो जैसे सास अपनी बहू का नीचा दिखाती है ना हर जगह पर, वैसे ही क्या करती है पॉलिटिकल पार्टी में ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है ताकि अगले इलेक्शन में वो जीत सके, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा कंसेप्ट समझ आ गया। यहाँ से आपको ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर क्वेश्चन बनता होता है, और जो मैंने पीछे करवाया है फंक्शन ऑफ रूलिंग पार्टी आपको अच्छी तरह समझ आ गया, उसमें से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे के सारे नोट्स में दे दूंगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप ये आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद चलते हैं हम आगे, इसकी थर्ड मेन पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कि पॉलिटिकल पार्टी की भाई क्या जरूरत क्या है, क्या पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। मैं आपसे अभी तक जितना भी चैप्टर हुआ है आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, भाई क्या पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। उसका आंसर है एक ही वर्ड में, यस। क्यों है यस, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी होएगी तो वो डेमोक्रेसी मानी जाएगी। तो डेमोक्रेसी का बेस क्या है, पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है, लोग जिसको वोट देते हैं उसी की सरकार बनती है 5 सालों के लिए, वो ही सरकार चलाते हैं अगले 5 सालों के लिए। नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं, फिर देखते हैं किसके पास पावर आती है। तो ऐसा सिस्टम चलता रहता है। तो आगे हम नेसेसिटी, जरूरत, हाँ भी क्या जरूरत पड़ी पॉलिटिकल पार्टी की, क्यों जरूरत पड़ी, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले राजे महाराजे का राज होता था, पता नहीं वो कितने सालों तक राज करता था, 500 सालों तक भी एक राजों की जो जनरेशन है राज करती थी, वो लोगों के ऊपर अत्याचार करती थी। यहाँ पर क्या है, हर 5-5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, और हो सकता है हर 5 साल बाद जो सीएम बना है या पीएम बना है वो चेंज होता रहता है। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम जो पता चलता है जिससे कि हाँ भी पॉलिटिकल पार्टी की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा नेसेसिटी है। वो है फॉर मेकिंग ऑफ लॉस फॉर कंट्रीज। कंट्री के लिए लॉ बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी एक अहम योगदान निभाती है। कैसे, मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाता हूँ, इसको बड़ी ध्यान से समझना, लाइफ टाइम काम आएगी। जो लॉ मेकिंग है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, किसी भी देश को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। कोई भी देश छोड़ो, कोई भी क्लासरूम को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। हाँ भाई बच्चों ने बोलना नहीं है, टीचर की बात ध्यान से सुननी है, टाइम पे आना है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हमारी इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट होता है, वो 3 बॉडीज से मिलके बनता है, 3 चीजों से। पी से पार्लियामेंट, पी से प्रेसिडेंट पहला, उसके बाद आती है राज्यसभा, उसके बाद आती है लोकसभा, ठीक है। तो जो लोकसभा होती है ना, यहाँ पर लोग इलेक्शन के टाइम वोट देने जाते हैं, आम लोग, ठीक है। तो लोकसभा में कैसे याद रखोगे इसको, लोग से याद रखो, लोगों की सभा, तो लोग ही हर साल बाद, हर 5 साल बाद इलेक्शन देने सॉरी वोट देने जाएंगे, और जो भी वोट में सबसे ज्यादा पार्टी जीतेगी, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स होंगी। वैसे एट प्रेजेंटली लोकसभा में कितनी सीट्स होती हैं, 543 सीट्स। इसका हाफ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास आ जाता है ना, वो सरकार बनाती है। लोकसभा में जो भी सरकार बनाएगी उसका बनेगा पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब दूसरी बात, राज्यसभा, राज्यसभा में बैठे होते हैं एट प्रेजेंटली होते हैं 245 मिनिस्टर्स, ठीक है। और प्रेसिडेंट अकेला ही होता है। अब होता क्या है,
जिसके पास भी मैंने बोला ना ये 543 का हाफ आ गया तो वो सरकार बनाएगा। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, जैसे मैंने ऊपर बताया था लॉ मेकिंग के लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो भी लोकसभा में आई जिसका पीएम बना, तो वो क्या करेगा, पहले एक बिल तैयार करेगा। बिल का मतलब क्या होता है, जो अभी तक रूल नहीं बना वो, ठीक है? वो बिल पहले लोकसभा में पास होएगा। लोकसभा में पास होने के बाद जब ज़्यादा मंत्री इसको वोट दे देते हैं, हाँ, अभी पास होना चाहिए, फिर अब जाता है राज्यसभा के पास, ठीक है? राज्यसभा में जब ओके कर दिया, पास कर दिया, फिर वो प्रेज़िडेंट के पास जाता है। प्रेज़िडेंट के पास पास कर दिया बिल, उसने साइन कर दिए, तो वो बिल क्या बन जाता है, रूल बन जाता है। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टी बेस क्या थी उसका, लोगों ने वोट दी तो पॉलिटिकल पार्टी जीती और उसने रूल एंड रेगुलेशन बनाए। तो आई होप ये छोटा-सा स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गया, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो लॉ मेकिंग में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। तो पहला पॉइंट के बाद करते हैं भाई दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या करती है, फॉर्मेशन एंड डिक्लेयर ऑफ पॉलिसी। ये फॉर्मेशन करती है, पॉलिसीज को बनाती है। जैसे मैंने ऊपर बनाया, चाहे पॉलिसी हो सकती है, चाहे वो बिल हो सकता है, चाहे वो रूल हो सकता है, उसको बनाती भी पॉलिटिकल पार्टी है, जीतने वाली रूलिंग पार्टी, ठीक है? और उसको डिक्लेयर भी लोगों को बताती है। जैसे मोदी साहब टीवी के ऊपर बता देते हैं, अभी आज से 500 और 1000 की नोट बंद है। वैसे ही कुछ ऐसा काम जो जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी होती है, वो फॉर्मेशन करती है पॉलिसीज की और डिक्लेरेशन भी करती है, उसको डिक्लेयर भी करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है? पॉलिसीज और भी बहुत सारी पॉलिसीज लेके आती है, जैसे मैंने पीछे ही बता दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो गया, ठीक है, लड़कियों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद आ गया स्वच्छ भारत अभियान, इंडिया को साफ सुथरा रखने के लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो सड़कों का विस्तार करने के लिए, इंडिया में सड़कों की मुरम्मत कराने के लिए, ये सड़कों को गाँव में बढ़िया लेवल के ऊपर ऊपर लेके जाना है। तो ये सारी फॉर्मेशन करती है पॉलिसीज़ का लोगों की भलाई के लिए, ठीक है? इसका थर्ड पॉइंट थोड़ा-सा टफ लग सकता है पर इसको ध्यान से समझना, ठीक है? जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपने एरियाज़ के, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। समझो इस बात को, बड़ा डीपली मीनिंग होता है, ठीक है? हर एक शब्द को आपने समझना ध्यान से, ठीक है? पहले राजे महाराजे क्या होते थे, राजे ने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन पास कर दिया रातों रात, तो राजे से कोई पूछ नहीं सकता था, हाँ भाई क्यों किया आपने, उसको मरवा भी सकता था। आजकल का क्या होता है, हर एक एरिया ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है एरिया। मान लो मैं एक ए वाले प्लेस में इंडिया में खड़ा हूँ, तो मैं ए वाली प्लेस से इलेक्शन लड़ूंगा, अगर जीत जाता हूँ तो मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊंगा, मतलब उस एरिया को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है? इंडिया की डेमोक्रेसी मैंने क्या बोली थी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। मतलब हमारे चुने हुए नेता या एमपी होते हैं या एमएलए होते हैं, वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बातों को पार्लियामेंट में लेके जाते हैं। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो अकाउंटेबल होता है। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, आंसरेबल होता है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर जो भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो भी उस एरिया में गलत हो रहा है, तो उसने उन लोगों ने उनको 5 सालों के लिए चुना होता है। अगर गलत करेंगे तो आंसरेबल देना पड़ेगा, मतलब आंसरेबल भी होंगे, अगर आंसरेबल नहीं होंगे तो भाई 5 साल बाद चेंज हो जाएँगे। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी ब ज़रूरी होती है। अगर राधे महाराजे होंगे तो लोग पूछेंगे ही नहीं डरते मारे, ठीक है? आई होप ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गए। अगला पॉइंट इसका है, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, उसको बढ़िया तरीके से साबित करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट पड़ती हैं जिस एरिया से, वो उस एरिया का रिप्रेजेंट करती है, उस एरिया की बात को पार्लियामेंट में लेके जाती है, उस एरिया में जितनी भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। और लास्ट में पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये गैदर करती है पब्लिक की ओपिनियन को। और जैसे मैंने पीछे फंक्शंस करवाए थे ना, और ये अभी नेसेसिटी करवा रहा हूँ, इसको मिक्स करके भी लिख सकते हो। जो फंक्शन है वही उसकी ज़रूरत बन सकती है। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, ठीक है? इसमें आपका नंबर नहीं कोई भी कट होएगा, ठीक है? तो बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोगों के ओपिनियन को गैदर करती है। जैसे मैं पंजाब का सीएम हूँ, तो पंजाब का सीएम हूँ, मतलब पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो पंजाब के लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको गैदर करूँगा, पब्लिक ओपिनियन क्या है, लोगों के विचार क्या है, आजकल के समय में लोग क्या चाहते हैं, उनको उस प्रकार की स्कीम्स निकालना ताकि लोगों का भला हो सके। तो मैं सारे काम करूँगा क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरे को 5 सालों के लिए लोगों ने सीएम या पीएम बनाया है, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है। तो मैं अकाउंटेबल भी हूँ, तो मैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को भी
भी शो कर रहा हूँ, तो मैं पब्लिक के ओपिनियन को भी गैदर कर रहा हूँ, मैं लॉ मेकिंग में भी क्या कर रहा हूँ हिस्सा ले रहा हूँ और मैं फॉर्मेशन और डिक्लेरेशन भी पॉलिसीज़ की कर रहा हूँ। तो ये सारे काम करते हैं, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी की आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना पॉलिटिकल पार्टी के डेमोक्रेसी को अप्रूव करना, हाँ, भी उस देश में या उस जगह में डेमोक्रेसी है, वो पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी होएँगी तो डेमोक्रेसी होएगी, अगर डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिकल पार्टी होएँगी होएँगी। आई होप ये नेसेसिटी का कांसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे के सारे आपको नोट्स में दे दूँगा। यहाँ से वैसे बेसिकली क्या बनेगा 5 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, भी पॉलिटिकल पार्टी की क्या-क्या ज़रूरत है, तो सारा लिखना है। अगर बीच-बीच में से आएगा कि पब्लिक ओपिनियन को कैसे गैदर करना है, तो वो सारा का सारा मैंने कंटेंट नोट्स में बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। आई होप ये स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद बढ़ते हैं इसकी अगली मेन हेडिंग जिसका नाम क्या है? हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव? इसको हिंदी में अगर पूछा जाए तो इसका मतलब निकलता है कि हमें कितनी पार्टी रखनी चाहिए, मतलब किसी भी देश को कितनी पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ करना चाहिए डेमोक्रेसी में कि वो अच्छा माना जाएगा। जैसे मैं बोल लूँ कि आपको कितने गिलास पानी पीना चाहिए, कि बताओ कितने गिलास अच्छा रहता है, 1 गिलास या 2 गिलास या 3 गिलास पानी। तो वैसे ही हमें इस हेडिंग से पता चलेगा कि हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव, हमें कितनी पॉलिटिकल पार्टी को रखना चाहिए। तो आओ इस हेडिंग का करते हैं बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। पॉलिटिकल पार्टी कितनी होनी चाहिए, इसको समझने से पहले हमें पार्टी सिस्टम के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। ये पार्टी सिस्टम क्या है? पार्टी सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी भी देश को डेमोक्रेसी है कि नहीं है उसमें ये बताता है। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम मेंशन इन टेक्स्ट बुक्स। तो पहला पार्टी सिस्टम है वन पार्टी सिस्टम, दूसरा है टू या बाई पार्टी सिस्टम एंड लास्ट वन थर्ड इज ए मल्टी पार्टी सिस्टम। ये तीनों के तीनों बताते हैं कि किसी भी देश में पॉलिटिकल पार्टी कितनी होती है और कितनी ज़रूरत है भाई डेमोक्रेसी साबित करने के लिए। तो आइए एक-एक करके मैं आपको समझाता हूँ, इससे जितने भी क्वेश्चन बने मैं साथ-साथ बताता जाऊँगा। तो पहला है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउ होता है कि वो इलेक्शन लड़े। तो ये ना डिक्टेटरशिप के बड़ी ज़्यादा नज़दीक होता है ये यहाँ पर। जिस देश में भी एक पार्टी सिस्टम है ना, वन पार्टी सिस्टम, उस देश के लोगों के पास कोई भी भाई चॉइस नहीं होती, हाँ, भी किसी और पार्टी को चुन सकते हो। उन बेचारों को एक ही पार्टी को वोट देना पड़ता है और चाहे कोई भी ना दे, एक बंदा भी देगा तो फिर भी पार्टी तो जीतेगी जीतेगी ना, क्योंकि ऑपोजिशन में कोई नहीं है। तो वन पार्टी सिस्टम इज ऑलवेज नियर टू द डिक्टेटरशिप, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउ होता है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हो। इसकी एग्जाम्पल आपने एक देश याद रखना है, चाइना। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है जो उसी को ही अलाउ किया जाता है कि आप ही इलेक्शन लड़े और आप ही सरकार बनाए और आप ही लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। तो यहाँ पर आपको आ सकता है व्हाई द वन पार्टी सिस्टम इज नियर टू डिक्टेटरशिप। तो सारी बातें लिखोगे, सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउड होती है, एग्जाम्पल दे दोगे बढ़िया तरीके से चाइना। वैसे भी सारा का सारा कंटेंट आपको विद हिंदी विद सारा कुछ जो भी पिछले सालों में आया हुआ है आपको नोट्स में मिल जाएगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। वन पार्टी सिस्टम के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद डिस्कस करते हैं टू या बाई पार्टी सिस्टम। अब जैसे मैंने ऊपर बोला ना, सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउ होएगा भी वो इलेक्शन लड़ सकती है। यहाँ पर टू पार्टी को अलाउ होता है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। मतलब ये थोड़ा सा बढ़िया बोल सकते हो, हाँ भी लोगों के पास दो चॉइस होती है, दो पार्टी में से किसी भी एक पार्टी को चूज करके वो उसको 5 सालों के लिए, जितने भी सालों के लिए जहाँ पर भी किसी देश का रूल है डेमोक्रेसी में, उसको चुन सकते हैं और वो लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। तो जो टू पार्टी सिस्टम होता है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं होता, लोगों के पास इतनी ज़्यादा चॉइस नहीं होती, इतना ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाता टू पार्टी सिस्टम। और ये टू पार्टी सिस्टम कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कौन कौन से देश इसमें आ जाते हैं, दो याद रखने हैं, यूएसए एंड यूके। यूएसए मतलब अमेरिका जैसे देश और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम जैसे देश इस टू पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। आई होप ये वन पार्टी सिस्टम और टू पार्टी सिस्टम आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने मेन हेडिंग क्या पढ़ी थी कि हमें कितनी पार्टी चाहिए भी। आपको अभी इस एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, अभी वन पार्टी हो या टू पार्टी हो, अब लास्ट में आपने बताना है कितनी पार्टी होनी चाहिए किसी भी देश में डेमोक्रेसी को साबित करने के लिए। अब बात करते हैं लास्ट वाली पार्टी सिस्टम जो है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मल्टी मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई से याद रख लो। जब भी हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, टू और मोर पार्टीज क्या करती हैं, इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और लोगों के लिए फुल
वरना वो ज़्यादा चॉइस होती है। यहाँ पर लिखा है ना 2 और मोर, मतलब 2 से ज़्यादा जितनी मर्ज़ी लगा लो आप, 1000 पार्टी लगा लो, 10,000 पार्टी लगा लो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी होंगी, उतना लोगों के पास चॉइस होएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्केट में आप फ़ोन लेने गए कोई भी, यहाँ पर एक ही कैटेगरी का फ़ोन होगा, जैसे सैमसंग का ही फ़ोन है, तो कोई और कंपनी नहीं है, तो लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं होएगी भाई। और वन पार्टी में भी ये ऐसा ही होता था, एक ही फ़ोन था, एक ही चॉइस थी, तो लोगों को चाहे महँगा है, चाहे जैसा मर्ज़ी है, रखना ही पड़ता था। और टू पार्टी सिस्टम में जैसे सैमसंग और एप्पल का ले लो, 2 ही फ़ोन है मार्केट में और कुछ तीसरा कोई फ़ोन ही नहीं है कंपनी का, तो लोगों को दोनों में से एक चॉइस करना पड़ेगा, या दोनों में से कोई कोई बंदा कोई किसी को चॉइस करेगा, कोई किसी को। तो मतलब इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि चॉइस ही नहीं है लोगों के पास। मल्टी पार्टी सिस्टम में फ़ोन्स की कंपनी से भरा हुआ है, जितने मर्ज़ी जो मर्ज़ी क्वालिटी का फ़ोन लो, जिसको जो फीचर अच्छा लगता है। तो बेसिकली अब जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है ना, इसमें एक ख़ासियत ये है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में, जैसे मैंने बोला था ना, लोकसभा इलेक्शन में मैंने कितनी सीट्स बताई थी, 552, और उसका हाफ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आ जाता था, वो सरकार बनाता था। अब इस मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, या तो मेजॉरिटी वाली पार्टी रूल करती है, मतलब रूलिंग पार्टी को कौन बनती है, मेजॉरिटी वाली पार्टी होती है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, जिसको बहुत सारे लोगों ने सिलेक्ट किया है, वही सरकार बनाती है। और यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है अलायंस का भी आता है। अलायंस का मतलब क्या होता है, जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो वो हाथ मिला लेती है सरकार बनाने के लिए, तो उसको अलायंस बोलते हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में ही अलायंस को देखा जा सकता है। मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे पार्टीज क्या करती हैं, मिलके सरकार बनाती है। तो यहाँ से आपको अलायंस के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अलायंस। अलायंस का मतलब क्या होता है, व्हेन नो पार्टी गेट मेजॉरिटी दे जॉइन हैंड टू प्रूव देयर मेजॉरिटी, इसको अलायंस बोला जाता है। बहुत सारी पार्टीज मिलके सरकार बनाती है, उसको अलायंस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम में लोगों के पास बहुत ज़्यादा चॉइस ही चॉइस होती है। ये बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं लोग इस पार्टी सिस्टम से। हाँ भी उनको बहुत ज़्यादा चॉइस है, जो मर्जी जिस मर्जी पार्टी को वोट दे सकते हैं, जिसका भी दिल करे, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे जो मर्जी पार्टी को पसंद करते हैं, यहाँ से वो वोट दे सकते हैं। अब ऊपर हेडिंग क्या थी कि हाँ अभी हमें कितनी पार्टी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ किसी भी देश में कौन सी पार्टी होनी चाहिए। हाँ भी वन पार्टी सिस्टम होना चाहिए, टू होना चाहिए, या मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। और मल्टी पार्टी सिस्टम की बेस्ट एग्जांपल देश है हमारा इंडिया। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है भाई, बहुत ज्यादा पार्टी एग्जिस्ट करती है इंडिया में। और जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है वो बेस्ट एग्जांपल है डेमोक्रेसी की। तो किसी भी देश में डेमोक्रेसी है कि नहीं है, मल्टी पार्टी सिस्टम उसको डिसाइड करता है। अगर किसी देश में बहुत ज्यादा पार्टीज है, लोगों के पास बहुत ज्यादा चॉइस ही चॉइस है, तो वहां पर लोगों का भला आएगा और पार्टीज में भी कंपटीशन पड़ेगा, हमने लोगों की और भी सेवा करनी है। और जहां पर वन और टू पार्टी सिस्टम है, वो बेसिकली वो लोगों की केयर नहीं करेंगे, ठीक है। उनको पता ही है हम दोनों में से या हम एक ही होगा, तो एक ने तो जीतना ही जीतना है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे के सारे नोट्स में दे दूंगा। और बेसिकली यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, एक्सप्लेन द पार्टी सिस्टम इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कितनी पार्टी सिस्टम है, तीनों के बारे में बताओगे। या आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाएगा, वन पार्टी सिस्टम के बारे में बताओ, या टू पार्टी, या बाई पार्टी, या मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में बताओ। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में कितनी पार्टी एग्जिस्ट करती है, तो आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग याद रखना है। इंडिया में अप्रोक्स, ये आपके टेक्स्ट बुक्स का डाटा बता रहा हूँ, 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितनी पार्टी बोलती है आपके टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग, देख लो 750। इतनी ज्यादा मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर ये वाला क्यूआर आपको मैं शो कर रहा हूँ एट प्रेजेंटली। आप जब भी वीडियो देख रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ भी 750 पार्टीज हैं कि आज के समय में कुछ बड़ी हैं, जब भी आप वीडियो देख रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपने बात समझनी है, आपको एक क्वेश्चन आ सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही एक ऐसा कमीशन है जो जितनी भी वोट्स होती हैं, जितने भी वोट्स में कैंडिडेट खड़े होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या लोगो है पॉलिटिकल पार्टी का, हमारे इंडिया में कितने वोटर्स हैं, कितने नए शामिल हुए, किसकी किसकी डेथ होगी, किसका वोटर कार्ड कैंसिल करना है, वो सारा का सारा काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जिसका हेड कौन होता है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। मतलब स्कूल का हेड जैसे प्रिंसिपल है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेड है इलेक्शन कमिश्नर। तो आपको जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे बिंदास तरीके से आपको दिए होंगे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप
आपको अब अच्छी तरह समझ आ गया कि हमें कितनी पार्टी रखनी चाहिए, मतलब हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव, कितनी पार्टी होनी चाहिए, उसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देखो, ठीक है। आई होप ये स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। कंसेप्ट को यहाँ तक करने के बाद आगे मैं ना आपको मेन हेडिंग स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। एक एक नहीं बल्कि हम ना दो इकट्ठी मेन हेडिंग को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी हेडिंग को डिस्कस करेंगे बताऊंगा, और ये इकट्ठी क्यों करेंगे इसके पीछे एक रीजन है जो आपको अच्छी तरह ये दोनों समझ आ जाएगी अगर मैं इकट्ठी करवाऊंगा। तो हेडिंग, पहली हेडिंग है नेशनल पार्टी और अगली हेडिंग है स्टेट पार्टी। इन दोनों को इकट्ठा ही डिस्कस करेंगे। इनमें से और भी बहुत सारा डाटा है पर मैं साथ साथ आपको क्लियर करवाता रहूंगा, कोई भी टेंशन वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बेस बता देता हूँ। नेशनल पार्टी मतलब कुछ पार्टी के मंत्री कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पर जो क्या करते हैं, पूरी की पूरी इंडिया को चलाते हैं। और स्टेट पार्टी नाम से पता चल जाता है कि स्टेट पार्टी में जो मंत्री होते हैं वो क्या चलाते हैं, अपनी अपनी स्टेट को चलाते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है, कैसे कोई मंत्री नेशनल पार्टी का हिस्सा बनता है, कैसे कोई मंत्री स्टेट पार्टी का हिस्सा बनता है, वो सारी की सारी कंसेप्ट इस हेडिंग में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इस हेडिंग का बढ़िया तरीके से करते हैं ऑपरेशन। आगे मैं आपको डिफरेंस में करवाऊं, हाँ भी नेशनल पार्टी कौन सी होती है, स्टेट पार्टी कौन सी होती है। उससे पहले आपने ना कुछ वर्ड्स सुने होंगे, जैसे एमपी सुना होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद एमएलए आ जाता है, फिर आ जाती है लोकसभा आ जाती है, कभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाती है, बड़ा ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने आसान आपको समझाने के लिए एक माइंड मैप तैयार किया है। ये माइंड मैप आप इस दोनों हेडिंग्स के पढ़ने से पहले आप पढ़ जाते हैं ना, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो इसको मैं डिस्कस करवाने जा रहा हूँ, माइंड मैप। आपने ना इस माइंड मैप को बढ़िया तरीके से याद रखना है। माइंड मैप क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन। हमने दो पार्टी डिस्कस करनी है माइंड मैप के जरिए, नेशनल पार्टी कौन सी होती है और स्टेट पार्टी कौन सी होती है, ठीक है। तो आगे इसका क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे। पहले माइंड मैप में आप देख लो, हाँ भाई कौन सा मंत्री एमएलए होता है, कौन सा मंत्री एमपी होता है। बेसिकली हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। ध्यान से समझते रहना। पार्लियामेंट के तीन पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। जो पार्लियामेंट होती है ना, पार्लियामेंट में जितने भी मंत्री बैठे होंगे ना, वो कंट्री के लिए रूल बनाते हैं, मतलब इंडिया के लिए रूल बनाते हैं। ये बात आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्शन। हर 5 साल बाद जो इलेक्शन होते हैं ना, इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ लोकसभा इलेक्शन ही 5 साल बाद होते हैं, जिसमें 5 सालों के लिए पीएम चुना जाता है। मतलब पीएम किसके द्वारा चुना जाता है, हर 5 साल बाद लोकसभा इलेक्शन में। और जो लोकसभा होती है ना, याद रखना, लोकसभा में जितने भी मंत्री बैठे होते हैं उनको बोला जाता है एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऊपर पार्लियामेंट लिखे ना, तो जो भी मंत्री लोकसभा का मंत्री बन जाता है वो होता है एमपी, ठीक है। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर होगी ना। एमपी जब भी दिमाग आए तो पार्लियामेंट का दिमाग आना चाहिए। हाँ भी वो रूल, वो मंत्री एमपी जो होता है वो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन बनने में वो हेल्प करता है, ठीक है। 5 सालों के लिए पीएम चुना जाता है, और वो पीएम भी क्या होता है, एमपी होता है। मतलब जो पीएम बनता है हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जो यहाँ पर एक बात आपने और नोट करनी है, जो लोकसभा में होती है ना पार्टी, वो होती है नेशनल पार्टी, जो पूरी की पूरी इंडिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। तो आपने कुछ बातें यहाँ पर याद रखनी है। पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग फॉर इंडिया, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। ये तो हो गया नेशनल पार्टी के लिए जो इंडिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। अब बात करते हैं जो स्टेट पार्टी, स्टेट के रूल कैसे बनते हैं। स्टेट के रूल बनते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। जैसे पार्लियामेंट है, उसकी पावर इक्वल होती है स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब किसी भी स्टेट की लेजिस्लेचर है, जैसे हरियाणा स्टेट लेजिस्लेचर है तो हरियाणा के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी। पंजाब स्टेट लेजिस्लेचर है तो पंजाब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, जितनी भी स्टेट है एट प्रेजेंट, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव की पावर किसकी इक्वल होती है, पार्लियामेंट की। यहाँ तक समझ आ गया। अब स्टेट लेजिस्लेटिव होती है वो भी तीन चीजों से बनती है। यहाँ पर था प्रेसिडेंट, उसके नीचे आ जाएगा गवर्नर, गवर्नर होता है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर राज्यसभा लिखी ना, राज्यसभा के नीचे आ जाएगा एलसी, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ऐसे याद रखना। जो पावर इंडिया में राज्यसभा की होती है ना, वो पावर सेम ही किसकी होती है, स्टेट में एलसी की होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है। अब यहाँ पर लोकसभा लिखा ना, लोकसभा की इक्वल पावर किसकी होती है, एलए, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ऊपर बात क्या बोली थी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन किसके लिए होते हैं, लोकसभा में होते हैं। वैसे ही स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं वो किसके लिए होते हैं, एलए,
मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होते हैं और इसका जो मेंबर बनता है वो होता है एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब दो तरह के मंत्री हो गए ना, एमपी क्या होएगा, जब भी आप किसी मंत्री को देखो अगर वो एमपी है तो वो किसके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा, इंडिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। पंजाब का एमएलए चला गया, एमएलए आपकी नजरों से आगे चला गया, ठीक है, तो वो किसके लिए रूल बनाएगा, पंजाब के लिए रूल बनाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। और लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड कौन होता है, सीएम, कोई भी स्टेट का सीएम हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने नोट करने वाली बात है, इसलिए पीएम को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट को, कि वो एक लाइन में है। और सीएम को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, ठीक है। अब आपका एक काम क्या है, अगर कोई मंत्री एमपी निकला है आपकी नजरों के आगे तो आपने दिमाग में ये बोलना कि शान सर ने बोला था वो इंडिया के लिए रूल बनाता है। अब कोई भी एमएलए निकला, एमएलए क्या करेगा, उस स्टेट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा जो किसमें होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव में होगा, ठीक है। तो दो तरह के इलेक्शन होते हैं, एक लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और एक एलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं। लोकसभा में पीएम बनता है और एलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बनता है, सीएम बनता है, ठीक है। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको माइंड में अच्छी तरह समझ आ गया। और एक बात यहाँ पर मैं बताना भूल गया, एलए है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बैठे होंगे, कौन सी पार्टी होगी, स्टेट पार्टी, जो स्टेट की फेमस पार्टी होती है। मतलब नेशनल पार्टी के मंत्री जो होते हैं पूरी इंडिया में फेमस होते हैं, पूरी इंडिया में उसका दबदबा होता है। और जो स्टेट पार्टी होती है वो क्या करते हैं, किसी भी स्टेट की फेमस पार्टी होती है। बाकी आगे करेंगे कौन कौन सी स्टेट पार्टी होती है, कौन कौन सी नेशनल पार्टी होती है, वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीट्स की अगर बात करें, लोकसभा में तो होती है 553, मतलब हर स्टेट की लोकसभा की कुछ सीट्स होंगी, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है ना एलए, लेजिस्लेटिव असेंबली की हर एक स्टेट की अलग अलग सीट्स होती है। जैसे पंजाब की बात करें, पंजाब में एमपी की सीट है 13, मतलब 13 योगदान है उसका 553 में। और यहाँ पर एमएलए की सीट कितनी है, 117, मतलब जिस पार्टी को 117 का हाफ मिल जाता है उस पार्टी का दबदबा बन जाता है, वो स्टेट पार्टी बन जाती है, मतलब उस वो वहां पर सीएम राज करता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको क्यूआर शो कर रहा हूँ, आपकी जनरल नॉलेज, आप क्वेश्चन को इंप्रेसिव बनाने के लिए लिख सकते हो कुछ ना कुछ स्टेट्स का। मतलब इसमें क्या आएंगी, हर स्टेट की एमपी की और हर स्टेट की एमएलए की सीट्स होंगी, ठीक है। जैसे पंजाब की 13 और 117 थी, 13 किसकी थी, एमपी की, और 117 किसकी थी, एमएलए की। और वैसे ही हर स्टेट की दी गई है, आप इसको याद करके अपने क्वेश्चन को इंप्रेसिव बना सकते हो। आई होप अब आपको ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ आ गई। अब बात करते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया बेसिकली अब कैसे पता चल जाता है कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है। इसको समझने के लिए आप एक दिमाग में रखो टेस्ट। मैं क्लास में 10 मार्क्स का टेस्ट लूंगा, 10 में से किसी के आए 5 मार्क्स, किसी के आए 8 मार्क्स, किसी के आए 10 में से 10। तो मैं क्राइटेरिया सेट कर दिया ना, हाँ भी गुड बेटर बेस्ट, मतलब जो 5 है वो अच्छा है, मतलब हाँ भी अगर तैयारी करेगा तो उसके आ सकते हैं अच्छे नंबर। 8 वाला हाँ भी बेटर है, मतलब और भी तैयारी करेगा तो और भी बढ़िया नंबर आएंगे। और 10 वाला बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो क्राइटेरिया सेट कर दिया ना टेस्ट से। वैसे ही नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का भी क्राइटेरिया होता है, जो अगर दोनों पार्टी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर जाती है तो वो स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बन जाती है। क्राइटेरिया क्या है, जैसे मैंने टेस्ट बोला था। अगर बात करें नेशनल पार्टी की, अभी नेशनल पार्टी कब नेशनल पार्टी बनती है, जब उसको लोकसभा इलेक्शन में, मैंने पहले स्ट्रक्चर बता दिया, लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोटर्स मिल जाते हैं, मतलब इंडिया में जितने वोटर्स है उसको 6% मिल गया। या एक और भी बात, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी 4 स्टेट में जीत जाता है, या तो ये दोनों होने चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। या तो 6% वोटर्स होने चाहिए उसके पास, या कोई भी स्टेट असेंबली के इलेक्शन में जीता होना चाहिए, मतलब उसका सीएम बनना चाहिए उस पार्टी का, 4 स्टेट, कोई भी इंडिया की कोई भी 4 स्टेट, ठीक है। प्लस उसके बाद एक क्राइटेरिया और भी सेट कर दिया, क्या है, 4 सीट्स इन लोकसभा, मतलब 4 सीट्स लोकसभा में जीता होना चाहिए। ये दोनों पूरा करता है तभी वो पार्टी नेशनल पार्टी कहलाती है, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, एक तो 6% या 4 स्टेट असेंबली के इलेक्शन, और या तो क्या होना चाहिए, 4 सीट्स होनी चाहिए उस पार्टी के पास, मतलब 553 है ना, तो 553 में 4 माइनस कर दो, एक तो वो और एक 6% वोटर्स, या किसी भी स्टेट के क्या होने चाहिए, स्टेट असेंबली की 4 सीट्स होनी चाहिए उसके पास। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, एक दो बार सुनोगे और माइंड मैप साथ में रखोगे, नोट साथ में रखोगे तो बढ़िया तरीके से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया, 6% सेम ही है। 6% वोट्स किसमें मिलनी चाहिए, यहाँ पर लोकसभा था, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 6% वोटर्स होने चाहिए, प्लस
यहाँ पर कितनी सीट जीतनी चाहिए थी उसको 4 सीट्स कहाँ पर लोकसभा में और यहाँ पर उसको उस पार्टी को 2 सीट्स इलेक्शन में जीतनी चाहिए फिर वो स्टेट पार्टी कहलाती है। मतलब पंजाब की अगर बात करें वहाँ पर है 117 सीट एमएलए की। एक तो 6% पूरे पंजाब की वोटर्स उसके पास होने चाहिए, 17 में से 2 सीट्स उसको जीतनी चाहिए तो वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर देगा, वो पार्टी कौन सी बन जाएगी, स्टेट पार्टी बन जाएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस आ सकता है या दोनों का अलग-अलग पूछा जा सकता है। अगला डिफरेंस क्या है? नेशनल पार्टी का बनता है पीएम। नेशनल पार्टी का मंत्री क्या कहलाता है? पीएम कहलाता है और वो पूरी इंडिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। और स्टेट पार्टी का क्या कहलाता है? सीएम जो अपनी-अपनी स्टेट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। जैसे पंजाब का सीएम अलग होएगा, हरियाणा का अलग, छत्तीसगढ़ का अलग होएगा, सारे का अलग-अलग होएगा, ठीक है? अगला डिफरेंस क्या है? ऑपरेट ऑल इंडिया, वो सेम सी बात हो जाएगी। ये ऑपरेट ऑल इंडिया करती है और स्टेट पार्टी क्या करती है? ऑपरेट विनिंग स्टेट। जो भी पार्टी किसी भी स्टेट की पार्टी है वो उस अपनी-अपनी स्टेट को ऑपरेट करती है। अब कुछ नेशनल पार्टी आपने याद रखनी है जैसे बीजेपी। बीजेपी बहुत ज़्यादा फेमस है पूरी इंडिया में, ठीक है? बीजेपी के बाद आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेट्रा, नोट्स में सारी दे दूँगा, ठीक है? और उधर उधर वाली साइड में क्या है? स्टेट पार्टी जैसे अकाली दल। अकाली दल हमारे पंजाब में है, अकाली दल एक स्टेट पार्टी है, ठीक है? उसके बाद क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये झारखंड की एक स्टेट पार्टी है, उसका नाम ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। आई होप ये सारा क्राइटेरिया आपको अच्छी तरह समझ आ गया और ये स्लाइड भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं नोट्स में दे दूंगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी से इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ तक ये हेडिंग्स खत्म नहीं होती, डाटा है इसके आगे। तो बेसिकली हम डाटा क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ नेशनल पार्टी ये वाली सारी की सारी डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ जी, यहाँ से ना बड़े ज़्यादा क्वेश्चन बनते होते हैं, साथ साथ मैं बताता रहूंगा और एक-एक आपको पॉलिटिकल पार्टी याद रखनी पड़ेगी, उसका लोगो क्या है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको आगे साथ-साथ जैसे-जैसे मैं आपको करवाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन के ऊपर सबसे पहली जो नेशनल पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है? इसकी शॉर्ट फॉर्म जैसे यहाँ पर लिखी हुई है एआईटीसी भी बोला जाता है, आपको आ सकता है फुल फॉर्म ऑफ एआईटीसी, तो आपने केवल ही लिखनी होगी, ठीक है? साथ-साथ आप इसका लोगो भी देख लो भाई। और मैंने क्या किया है यहाँ पर ना कुछ हाईलाइट की है लाइंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे पहला है ये वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, इसकी फॉर्मेशन जो लॉन्च कब हुई थी? 1 जनवरी 1998 को। और किसकी लीडरशिप में हुई थी भाई लॉन्च? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का आपने नाम सुना होगा, वेस्ट बंगाल से रिलेशन है ममता बनर्जी का, ठीक है? अगली बात आपने क्या याद रखनी है, इसको नेशनल पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन कब मिला? 2016 में। मतलब नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया उसने वो टेस्ट वाला क्लियर कर दिया जो मैंने बताया था, 6% और 4 सीट्स, ठीक है? तो ये आपने यहाँ तक डाटा याद रखना है। और इसका सिंबल सिंबल क्या है? फ्लावर और ग्रास। ये सिंबल देख लो भाई, ये सिंबल दिखा के क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल पार्टी, तो आपको बताना होगा भाई, सारा बड़ा डीपली मीनिंग है इसका, इस सभी चीजों का जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगली बात इसकी कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म। हाँ, ये इसकी ना आइडियोलॉजी है, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। मतलब आइडियोलॉजी मतलब आइडियाज। मान लो बीजेपी की आइडियोलॉजी कुछ अलग होएगी, ठीक है? कांग्रेस की आइडियोलॉजी कुछ अलग होएगी, वैसे ही हर बंदे की आइडियोलॉजी अलग है। आप 10 बंदों से मिलते हैं ना, 10 पर्सन से, तो उनकी उनकी थिंकिंग सोच होती है, तो उसकी आइडियोलॉजी है। तो आइडियोलॉजी बड़ी ध्यान से आपने याद रखनी है। आपको आ सकता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? तो सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है सभी धर्मों का आदर करना और फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर की डिवाइडेशन करनी लोगों की भलाई के लिए, ठीक है? और एक बात यहाँ पर आपने अगली क्या नोट रखनी है, पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011। मतलब 2011 से वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के अंडर में ये पार्टी छाई हुई है, वहां पर 2011 की बात है। और यहाँ पर जो नीचे वाला डाटा है ना, बस आपने इसको थोड़ा सा लाइटली लेना है। क्यों? क्योंकि ये नोट्स में मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, ये वाली पार्टी कहाँ कहाँ पर छाई हुई है और लोकसभा इलेक्शन में कितना उन्होंने परसेंटेज रिजल्ट प्राप्त किया, लोगों की कितनी वोट्स है। तो आपने ना मेन मेन बातें याद रखनी जो मैंने हाईलाइट की है। आई होप ये वाली पार्टी भी समझ आ गई। अगली पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। इसका ऐसे ही याद रखना है, बीएसपी। बीएसपी मतलब ये हाथी वाला है, बहुजन समाज पार्टी का लोगो। पहली बात, ये फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1984। किसकी लीडरशिप में? कांशी राम जी की। कांशी राम जी की लीडरशिप में इसकी फॉर्मेशन हुई। अगली बात,
जो बहुजन समाज पार्टी है इसमें इंक्लूड्स क्या है, दलित लोग होते हैं, आदिवासीज होते हैं, ओबीसीज होते हैं, रिलीजियस मिनोरिटीज जो धार्मिक जिनकी संख्या लोगों की कम होती है सोसाइटी में, वो उस पार्टी में शामिल है। आपको क्वेश्चन आएगा बीएसपी में कौन कौन लोग शामिल है या किसके लिए बात रखी जाती है, किसके फेवर में रखी जाती है, तो ये सारे दलित, ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लास हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगली बात आपने ये नोट रखनी है, इस पार्टी की इंस्पिरेशंस क्या है, इस पार्टी को किसकी आइडिया ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। तो टीचिंग्स ले लो या आइडियाज ले लो, साहू महाराज जी, ठीक है, महात्मा फुले जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, ठीक है, ये सारे पर्सनैलिटीज है। और अगली पर्सनैलिटी कौन है, बाबा साहेब अम्बेडकर, BR अम्बेडकर जी भी बोला जाता है जिनको संविधान के निर्माता। तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, हाँ भाई ये पार्टी किसके आइडियाज के बेस पे चलती है। और इनकी थिंकिंग आ गया, आइडियोलॉजी बोल दो, स्टैंड्स फॉर द सिक्योरिंग इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित एंड ऑप्रेस्ड पीपल। तो ये दलित लोगों के लिए काम करती है। और ऑप्रेस्ड पीपल कौन से होते हैं, जो सोसाइटी में जिस लोगों को कोई भी ध्यान नहीं देता, मतलब ऐसे सेक्शन जो सोसाइटी में कोई भी लोग उसको ध्यान नहीं देता, तो उसकी भलाई के लिए काम करती है। तो ये सारा डाटा याद रखना। जैसे नीचे मैंने पहले बता दिया, बार बार यही बोल लूंगा, नीचे क्या बताया हुआ है, इंडिया के कौन कौन से स्टेट में ये पार्टी फेमस है और लोकसभा चुनाव में कितने परसेंटेज वोट्स उसको मिली है। वैसे भी आपने नोट्स में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप ये भी पार्टी आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद अगली पार्टी है बीजेपी। बीजेपी की फुल फॉर्म क्या है, भारतीय जनता पार्टी, लोगो देख लो। और इसकी फॉर्मेशन फाउंडेड कब हुई थी, 1980 को फाउंडेशन हुई थी। और रिवाइविंग किया गया था। रिवाइव का मतलब क्या आता है, एक भारतीय जनसंघ था वो मतलब इनएक्टिव था, उसको एक्टिव किया गया। और जो किसने बनाया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इन 1951, मतलब 1951 में एक ग्रुप बना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था भारतीय जनसंघ, उसको रिवाइव करके 1980 में ये पार्टी की फॉर्मेशन की गई। ठीक है, और ये एशियन कल्चर के ऊपर ज़्यादा वैल्यू देती है, मतलब ये पार्टी एशियन पुराने कल्चर की, इंडिया का जो पुराना कल्चर था उसको रीन्यू करके बढ़िया तरीके से लोगों के आगे रिप्रेजेंट करना चाहती है। और इसका आइडियोलॉजी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, कल्चरल नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म का मतलब होता है हिंदुत्व, मतलब ये क्या है, पार्टी जो कल्चर है हमारा उसमें देशभक्ति लेके आना चाहती है, मतलब कल्चर को भूलना नहीं चाहिए किसी भी इंडियंस को। अगला, ये पार्टी की एम क्या है, वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन और जम्मू कश्मीर विद इन इंडिया। कहना ये चाहता है, मोदी जी ने कर भी दिया, ये जम्मू कश्मीर जो इसको अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन है, जम्मू कश्मीर अगर अलग ही देश बन के आता है उसको इंडिया में शामिल करना चाहती है, जो मोदी जी ने कर लिया जैसे मैंने बताया। तो इसका ये क्यों करना चाहती है, ताकि सभी तरफ इंडिया में एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाए, ऐसे ना हो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल हो, मतलब एक ही रूल इंडिया के लिए होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है जो हाईलाइटेड है, इसकी सपोर्ट कब बेस मतलब बढ़ना शुरू हुआ है, इस पार्टी को कब लोगों ने समर्थन ज्यादा देना शुरू किया, 1990s के दौर में। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखनी है। नीचे वही लोकसभा का इलेक्शन और कहाँ कहाँ पर ये पार्टी फेमस है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। आई होप ये बीजेपी समझ आ गई। अगली पार्टी भाई, अगली पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको बोला जाता है CPI। भाई इसका लोगो देख लो। अगली बात, ये कब फॉर्मेशन हुई थी, 1925। और ये किसकी आइडियोलॉजी पे चलती है, मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म। इसको बस आपने डीपली नहीं इतना जाना, बस ये पर्सनालिटीज जैसे महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, तो ये वाली पार्टी क्या है जो मार्क्सिज्म और लेनिज्म के ऊपर बेस्ड है, मतलब उसकी आइडियाज के ऊपर ही ये चलती है। इसका मतलब क्या है, वो कौन से आइडियाज है, वो सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। मतलब सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, सभी धर्मों का आदर करना, और डेमोक्रेसी, ये पार्टी डेमोक्रेसी के हक में है, मतलब लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव भी आने ही चाहिए। और ये किसका अपोज करती है ये वाली पार्टी, मतलब किसके खिलाफ है, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है अपनी ही कम्युनिटी को बेस्ट मानना और बाकियों की कम्युनिटी को छोटा मोटा समझना। तो ये सभी का भला चाहती है, डेमोक्रेसी चाहती है, सेकुलरिज्म चाहती है, और मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म के आइडियोलॉजी पे चलती है। जैसे महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, वैसे ही आपने दो बंदों के नाम याद रखने हैं। अगली बात आपने ये याद रखनी है, प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास के लिए काम करती है, फार्मर्स के लिए काम करती है, पुअर के लिए काम करती है, गरीबों के लिए। यहाँ पर आगे एक मेन बात है, बिकम वीकर आफ्टर द स्प्लिट। ये वीक होनी शुरू हो गई, स्प्लिट हुआ था इसका 1964 में। इससे एक पार्टी अलग होके बनी थी, CPI, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में M। ये उससे अलग हुई, जो ये अगली वाली पार्टी है इसको आगे डिस्कस करेंगे। मतलब CPI जो सिंगल पार्टी थी उससे एक पार्टी अलग हो गई, जो क्या बनी, CPI
CPIM, बस आपने ये याद रखना है। एक CPI पार्टी है और उससे अलग हुई जो अगली करेंगे CPI ब्रैकेट में M वाली, ठीक है। आगे थोड़ा-सा डाटा दिया हुआ है कौन-कौन सी स्टेट्स में छाई हुई है और लोकसभा चुनाव में कितने उनको परसेंटेज वोट्स मिले, ठीक है। अब बात करते हैं वही अगली पार्टी CPIM वाली। इसको क्या बोला जाता है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। और ये मार्क्सवाद मतलब बेसिकली जैसे महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जैसे मैंने पहले बताया था, इसका लोगो देख लो। फॉर्मेशन डेट क्या है इसकी? 1964। और ये किसके में बिलीव करती है? सेम वही मार्क्सिज्म है, लेनिज्म। और ये सपोर्ट किसको करती है? सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। सोशलिज्म मतलब सभी को सोसाइटी में इक्वालिटी मिली चाहिए, और सेकुलरिज्म सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, और डेमोक्रेसी के हक में। और अपोज किसको करती है? वही सेम सी इंपीरियलिज्म एंड कम्युनिज्म। मतलब ये ऐसी सोच को खिलाफ है जो सिर्फ बोले कि हाँ भी हमारा धर्म, हम या कुछ सोसाइटी के सेक्शन ही बेस्ट है, बाकी सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। और ये क्या एक्सेप्ट करती है? डेमोक्रेटिक इलेक्शन। इलेक्शन जो होने चाहिए डेमोक्रेसी से होने चाहिए। ऐसा ना हो राजा महाराजा का राज होना चाहिए, लोगों का राज होना चाहिए। 5 सालों के लिए जिसको लोग सेलेक्ट करें वही राज करे। आगे सेम सी बात बोलूंगा, कौन कौन स्टेट में फैली हुई है ये वाली, और लोकसभा में कितने उसको वोट्स मिले, वो सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। सेकंड लास्ट जो पार्टी है वो कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको कांग्रेस पार्टी भी बोला जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? INC, हाथ का पंजा इसका लोगो है। और इसको पॉपुलरली क्या बोला जाता है? ये कौन से नाम से पॉपुलैरिटी मिली इसको? कांग्रेस पार्टी के नाम से, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट पार्टी है वर्ल्ड की। अगर वर्ल्ड की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट पार्टी है। अगर आपको आ जाए क्वेश्चन यहाँ से ये बनता होता है, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट पार्टियों में से पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी। फाउंडेशन डेट याद रखनी है 1885, ठीक है। और ये प्लेड ए डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा ज़्यादा इसका डोमिनेंट मतलब बहुत ज़्यादा रौब दाग, बहुत ज़्यादा छाया हुआ रोल रहा है। कौन-कौन सी पार्टी है? नेशनल और स्टेट दोनों पार्टी है ये वाली। नेशनल पार्टी भी बनी और स्टेट पार्टी भी बनी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद ये नेशनल पार्टी भी बनी और स्टेट पार्टी भी बनी, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये वाली जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप में इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उस समय गढ़ अपना मजबूत बना लिया था, और जिसपे उन्होंने क्या किया? मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया, मतलब मॉडर्न तरीके से डेमोक्रेसी को इन्होंने विस्तार किया उस समय जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप में। ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए मॉडर्न तरीके से। अगली बात आपने क्या नोट रखनी है? रूलिंग पार्टी बनी सेंटर में टिल 1977। और उसने राज कब तक किया? 1980 से लेके 1989, मतलब इतने सालों तक इस पार्टी ने राज किया। आफ्टर 1989, लास्ट वाली लाइन में क्या कहना चाहता है? इसकी सपोर्ट डिक्लाइन होगी। मतलब हर पार्टी कोई ना कोई ऐसे ही काम करती है जिससे लोग उसको पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे काम भी करती है जिससे लोग उसको नहीं पसंद करते, फिर उनकी सपोर्ट खत्म हो जाती है। उसके बाद वही कौन-कौन से स्टेट में फैली हुई है और लोकसभा में कितने परसेंटेज वोट मिले, ये सारा का सारा नोट्स में मिल जाएगा। कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लास्ट पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस के नाम से ना कंफ्यूज मत होना, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म ध्यान से याद रखना। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? NCP। साथ में इसका लोगो भी देख लो। और इसकी फॉर्मेशन डेट है, बड़ी आसान है, 1999, मतलब 1 3 बार 9 है, ठीक है। और ये कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट होके बनी है, मतलब कांग्रेस पार्टी से अलग होकर ये वाली पार्टी बनी है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कौन सी पार्टी बनी? तो ये वाली NCP, ठीक है। उसके बाद ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, गांधीयन सेकुलरिज्म, गांधी जी की जो सेकुलर प्रति सोच थी, हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, उसके ऊपर बेस्ड है। इक्वालिटी के ऊपर बेस है। सोशल जस्टिस मिलना चाहिए सभी को, समाज में प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। फेडरलिज्म मतलब पावर का डिवाइडेशन होना चाहिए लोगों की भलाई के लिए, ये सारा आपने याद रखना है। और लास्ट में एक लाइन ये भी देख लो, मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसका दबदबा है। और बाकी लोकसभा में लास्ट में चुनाव में कितने परसेंट मिले वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो ये था एक एक पार्टी के बारे में डिस्कशन। यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन नोट्स में मिल जाएंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। आई होप ये नेशनल पार्टीज की जितने भी मैंने कंसेप्ट कराए आपको अच्छी तरह समझ आ गई। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी की डेफिनेशन के बाद अभी तक हमने ना नेशनल पार्टी 6 या 7 जितनी भी मैंने आपको करवाई है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। आगे हम ना स्टेट या रीजनल पार्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डरो मत, इतनी ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे हम ना, कुछ ऐसे रैंडमली डिस्कस करेंगे, और बाकी मैं सारी नोट्स में दे दूंगा कौन कौन सी स्टेट्स पार्टी आपने याद रखनी है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो इसको स्क्रीन के ऊपर लेते हैं इस मैप को। जैसे वैसे तो 28 स्टेट और 8 यूटीज है, इम्पॉसिबल है कि हाँ भी कौन सी स्टेट में स्टेट पार्टी नई भी आ जाती है, ठीक है। कुछ पुरानी होती है, इतनी याद नहीं करनी, हम रैंडमली कुछ ना कुछ याद करने जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी 3 पार्टीज हैं, मतलब जम्मू कश्मीर में किस 3 पार्टियों का बोलबाला है। जैसे आप देख पा रहे हो, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, डेट याद रख लो 1939 से
बनी हुई है ये, ठीक है। दूसरी पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टीज है, इसके सिंबल भी देख सकते हो आप साथ साथ। लास्ट पार्टी है जम्मू कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, 1999 में बनी थी जो, ये थी जम्मू कश्मीर की ओरिजिनल पार्टी, जो स्टेट पार्टी भी बोल सकते हो जिसको, ठीक है। आगे अगर रैंडमली चले तो ईस्ट में अगर मैं मणिपुर का आपको दिखाऊं तो मणिपुर में एक फेमस पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी, जो वहाँ की फेमस पार्टी बोला जा सकता है, वहाँ की स्टेट पार्टी है। आगे हम ना थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे जैसे केरला है, केरला में कौन कौन सी पार्टी है, दो ही है, ठीक है। केरला कांग्रेस है, 1964 में बनी थी जिसकी फाउंडेशन हुई थी। उसके बाद नीचे वाली है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो केरला की है 1948 की, ठीक है। अब आप इस चीज को देख के समझ आ गई होगी आपको, हाँ स्टेट में अलग अलग स्टेट पार्टीज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में अगर देखें तो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं कर्नाटका, कर्नाटका में है जनता दल, ठीक है, सेकुलर पार्टी है जो 1999 को बनी थी। यहाँ पर एक भी नीचे नोट लिखा है आल्सो इन केरला, केरला में भी है, ठीक है। तो कुछ पार्टीज क्या होती हैं, 2 स्टेट्स या 3 स्टेट्स में फेमस हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर हेडिंग खत्म होती है, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी जो मैंने बोला था दोनों इकट्ठी करवाऊंगा यहाँ तक। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक कंसेप्ट चैप्टर का अच्छी तरह समझ आ गया। इसके चलते ही आगे हम ना सेकंड लास्ट वाली जो मेन हेडिंग है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। मतलब इस हेडिंग में हमने ये देखना है पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या कमियां देखने को मिलती हैं, अगर उन कमियों को दूर किया जाए, हाँ भी बढ़िया तरीके से हम पॉलिटिक्स को अच्छा कह सकते हैं। डेमोक्रेसी की खूबसूरती क्या होती है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ कुछ कमियां होती हैं, कुछ कुछ चैलेंज होते हैं, अगर उनको दूर किया जाए तो डेमोक्रेसी और भी निखर के आएगी। तो हम इस हेडिंग का बढ़िया तरीके से करते हैं ऑपरेशन, इसको ना हेडिंग वाइज डिस्कस करेंगे क्या क्या कमियां है। ये ना 5 नंबर का क्वेश्चन आता होता है, एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसको दूर किया जाए। तो बेसिकली ये 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखना है आपने, जैसे जैसे मैं बताता रहूंगा। इसका पहला पॉइंट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब इंटरनल डेमोक्रेसी को समझो। अब मैं बोलूँ कि हाँ भी आपने ना मोरल वैल्यूज की कमी है। मोरल वैल्यूज क्या होती है, अपने से छोटे की रिस्पेक्ट करनी, ठीक है, बड़े को हमने विश करना है। तो अगर किसी बच्चे में या किसी पर्सन में इसकी कमी हो तो वो अच्छा चाहे पैसे कमाता हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मतलब वो हर किसी की इंसल्ट कर रहा है तो वो इंसान क्या अच्छा इंसान नहीं बोला जाएगा, चाहे उसके पास बहुत सारे पैसे क्यों ना हो। तो वैसे ही इंटरनल जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि सभी को बराबर समझना, चाहे मैं किसी भी स्टेट का सीएम हूँ, चाहे मैं किसी भी देश का पीएम हूँ, तो मेरे लिए फर्ज क्या होगा, मेरे लिए एक कॉमन बंदा भी और एक टॉप लेवल का मिनिस्टर भी सेम है, मतलब उनको भी सेम राइट्स मिलने चाहिए। मेरा ये मतलब होना चाहिए अगर मैं किसी भी लोगों का कैसे भी तरीके से भला करना चाहता हूँ। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज में ना इंटरनल डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जो टॉप पोजीशंस होती हैं पॉलिटिकल पार्टी की, वो कुछ लीडर्स के पास ही होता है। टॉप में पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या काम कर रही है वो टॉप के बंदों को ही पता होता है। नीचे वाले जो मिनिस्टर्स हैं, नीचे वाले जो मंत्री है, छोटे मोटे मंत्री जिसको बोल सकते हो, उनको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती हमारी पार्टी के बारे में, ठीक है। अब बेसिकली कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन करनी है, टॉप लेवल के मिनिस्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। उनका मेन मकसद क्या है, मान लो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्या करे, इतने भी उनके एमपी एमएलए उनको इकट्ठा करके सभी की राय ले। पर क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिलता है, जो भी टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं वही पॉलिटिकल पार्टी के लिए पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, बाकियों की लोगों की नहीं सुनी जाती। तो ये छोटी सी कमी देखने को मिलती है। उसके बाद अगला चैलेंज क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन। इसको ना बड़े ध्यान से समझ लो, यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता होता है 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का भी आ सकता है। एक्सप्लेन हाउ द डायनेस्टिक सक्सेशन इज द चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टी। इसमें क्या लिखना है आपने, डायनेस्टिक सक्सेशन को हिंदी में बोला जाता है परिवारवाद। परिवारवाद का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा समझा देता हूँ। मान लो मैं ना एक सीएम हूँ किसी भी स्टेट का, और सीएम के नीचे एक ना पोस्ट होती है डिप्टी सीएम। वो पॉलिटिकल उसके लिए कोई भी इलेक्शन वगैरह नहीं होते, वो सीएम किसी को मर्जी डिप्टी सीएम बना सकता है अपनी हेल्प के लिए। तो मैं क्या करूं, अगर मैं अपने परिवार के लोगों को ही डिप्टी सीएम बनाऊं, मतलब अपने परिवार के लोगों को उसमें पोजीशन में सेट कर दूं, जैसे मेरे बेटे को सेट कर दूं, ठीक है, और मेरा बेटा और आगे अपनी वाइफ को किसी और डिपार्टमेंट में सेट कर दे, तो ये तो काम गलत हो गया ना। तो इसको ही डायनेस्टिक सक्सेशन बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो टॉप पोजीशंस होती है ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, ठीक है,
है, बहुत ज़्यादा टॉप पोजीशंस, ठीक है, वो ऑलवेज कंट्रोल बाय वन मेंबर ऑफ फैमिली, मतलब एक ही फैमिलीज के मेंबर उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं हो गया सीएम, मेरा बेटा होगा डिप्टी सीएम, और उसकी जो वाइफ होएगी, जैसे मेरी बहू जिसको बोला जाता है, उसके पास भी कोई मेन डिपार्टमेंट हो, तो इसको डायनेस्टिक सक्सेशन बोला जाता है, परिवारवाद। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में परिवारवाद होएगा, सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी, हाई हाई पोजीशन उसमें दी जाएगी, तो बेसिकली इन लोगों का भला नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी का मेन मकसद क्या होता है, सभी लोगों को बराबर समझना, और जो कैपेबल है उसको भी मौका देना, ताकि वो समाज के लिए कुछ भला कर सके। तो डायनेस्टिक सक्सेशन इज द मोस्ट डेंजरस चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टी। अगर ये है तो पार्टी को खोखला कर देता है अंदर से। आई होप ये दो आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद है मनी एंड मसल पावर, इसको बड़ा ध्यान से समझना। पॉलिटिकल पावर मनी और मसल्स पावर का यूज करती है इलेक्शन जीतने के लिए। उनका मेन मकसद क्या होता है, हाँ भाई इलेक्शन जीतना, तो वो शॉर्टकट्स अप्लाई करती है, मनी का यूज करती है। जैसे मैंने कोई भी इलेक्शन लड़ने है, जैसे पीएम की इलेक्शन लड़ने है, किसी भी स्टेट के सीएम की इलेक्शन लड़ने है, तो मेरे को पता है मेरी जो जनता है ज्यादा इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो मैं शराब की बोतलें उन लोगों तक पहुंचा दूं, या हर बंदे को बोल दूं हाँ भी मैं आपको 1,000 रुपीज दूंगा अगर आप मेरे को वोट देते हो। तो मनी का यूज करते हैं। और मसल पावर का मतलब क्या होता है, मान लो मैं एक साधारण बंदा हूँ और इलेक्शन में खड़ा होना हो, तो मेरे को जीतने के लिए, मतलब कैंपेन करने के लिए, पर्चे बांटने के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है पॉलिटिकल पार्टी को, तो मैं क्या करूंगा, रिच पर्सन से फंड लूंगा। मतलब रिच पर्सन, कोई भी रिच पर्सन है, बिजनेसमैन है, जैसे मुकेश अंबानी जी का एग्जांपल ले लेते हैं, उनसे मैं बोलूँ हाँ भी मेरे की आए एक बार मेरे को हेल्प कर दो, अगर मैं पीएम या सीएम बन गया, बाद में आपके टेंडर टुंडर पास करवा दूंगा, बाद में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो अगर रिच पर्सन्स की मैं हेल्प लेता हूँ, मसल पावर होती है, मसल पावर की हेल्प लेता हूँ, अगर मैं जीत जाता हूँ, तो बाद में वो बिजनेसमैन या जिससे मैंने पैसे लिए होंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी, मेरी पॉलिटिकल पार्टी में इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभाव डालेगा। मान लो मैंने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है, उस बिजनेसमैन के खिलाफ है, मान लो मैंने फैक्ट्रीज बंद करवानी है, पर मैंने पैसा लिया बिजनेसमैन से, उसकी भी बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद होने वाली है, तो मैं प्रोजेक्ट कैंसिल कर दूंगा। तो जिससे क्या होएगा, एनवायरमेंट पोल्यूशन हो सकता है। मान लो मैंने प्रोजेक्ट अच्छे के लिए पास करना हो, मैंने बंद करनी हो सारी फैक्ट्रीज, पर उसके दबाव में आके, क्योंकि मैंने उससे पैसा लिया हुआ है भाई, बाद में हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में मेरे को मना कर दे। तो मनी एंड मसल पावर भी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए चैलेंज है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ईमानदारी से इलेक्शन लड़े और जीते, तो लोगों का भला होएगा, कोई भी किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा। आई होप ये 3 के 3 पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गई। फोर्थ पॉइंट है नेगेटिव पॉलिटिक्स। नेगेटिव पॉलिटिक्स में क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, उनका मेन मकसद क्या होना चाहिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका मेन एम क्या होना चाहिए, लोगों की भलाई करना। पर वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, उनका मेन मकसद से हट के वो दूसरे काम करते हैं, एक दूसरे की बुराई, ताकि वो जीत सके। तो लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, हाँ कि मैं बोल बीजेपी को मत वोट डालो वो बुरी है, और बीजेपी बोलेगा मेरे को मत वोट मार लो मैं बुरा हूँ, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की बजाय अगर वो अच्छे काम करे, तो लोग अपने आप ही उनको सिलेक्ट करेंगे, लोग अपने आप ही डिसाइड करेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो नेगेटिव पॉलिटिक्स इज आल्सो द चैलेंज फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। अगला पॉइंट है जो इस हेडिंग का लास्ट वन भी बोल सकते हो, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। अब इन सभी चीजों को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होती है, डायनेस्टिक सक्सेशन है, मनी और मसल पावर का यूज करते हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स है, तो लोगों के पास कोई मीनिंगफुल चॉइस बचती नहीं है, सभी पार्टी उनको एक जैसी ही लगती है, तो लोगों का मन उठ जाता है वोट डालने के लिए, ठीक है। तो ये एक सबसे मेजर पॉइंट है। इन सभी पॉइंट्स को मिला के लोगों के पास इतनी ज्यादा मीनिंगफुल चॉइस नहीं रहती, वो किसको वोट डाले, वो कंफ्यूज हुए होते हैं, क्योंकि वो हर पार्टी से धोखा खाए होते हैं, और उनको लगता है हर पार्टी में ये सारे के सारे चैलेंजेस है, जो कमियां है वो सारी उम्र ही रहेंगी, किसको वोट दे, उनका बेचारों का विश्वास उठ जाता है। आई होप ये चैलेंजेस आपको अच्छी तरह समझ आ गई। यहाँ से 5 क्वेश्चन बनते हैं 5 अलग अलग पॉइंट से, या एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने सारा का सारा कंटेंट नोट्स में डाला हुआ है, आपको बिंदास तरीके से पढ़ना है, और 100 में से 100 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। आई होप ये स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद आगे हम ना लास्ट वाली मेन हेडिंग को डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। लास्ट वाली हेडिंग में बेसिकली जैसे मैंने पीछे बताया है कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी में चैलेंजेस है, जिसको दूर करके हम पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा बोल सकते हैं, हाँ भाई ये सिस्टम अच्छा है। तो वैसे ही अगली हेडिंग जो लास्ट वाली है, उसका नाम क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है। तो आइए इस लास्ट हेडिंग का करते हैं बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। सुधारने के ना बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग 4
4 तरीके हैं। 4 तरीकों से पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी बुरे काम बोल दो या जितने भी इल्लीगल वर्क होते हैं उसको सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है बाय एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन जो रूल बना था ये बेसिकली इसकी डेट याद रखनी है 1985 को ये पास हुआ था। ये कौन सी अमेंडमेंट है? 52nd अमेंडमेंट, मतलब 52nd अमेंडमेंट में चेंज हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको इसको ऐड किया गया था, जिसका नाम क्या रख दिया गया था? एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके अंदर क्या था, कोई भी जो जीता हुआ एमपी है, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए है, इसके दोनों के बारे में मैंने पीछे बता दिया है। हाँ भी एमपी और एमएलए में क्या फर्क होता है। खैर, एमपी और एमएलए जीतने के बाद अपनी सीट चेंज कर लेते थे, मतलब पार्टी चेंज कर लेते थे। मान लो मैं किसी एक छोटी सी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, इतनी ज्यादा वो ना तो स्टेट पार्टी है ना तो नेशनल पार्टी है, मतलब पर मैं जीत जाता हूँ। जीतने के बाद मेरे को दूसरी पार्टियों से ऑफर आएगा, हाँ भी सर आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। तो इस चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। अब कोई भी जीता हुआ एमपी है या एमएलए है, उसको अगर वो पार्टी चेंज करता है, अपनी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है, तो उसको उसकी सीट से हारना पड़ेगा और उसको री इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, फिर ही वो दूसरी पार्टी में जा सकता है। इससे क्या है, करप्शन खत्म होगी। मान लो मैं किसी भी पार्टी में जीत गया था, मेरे को ऑफर आ जाए, हाँ भी सर आप 5 करोड़ रुपए देते हैं आपको, आप हमारी पार्टी में आ जाओ। पर लोगों का विश्वास क्या था मेरे के ऊपर, कि उन्होंने मेरे को अलग से वोट डाली थी, हाँ भी ये अलग पार्टी से बिलोंग करता है, बाकी पार्टियों से हमारा दिल उक गया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उनके साथ धोखा करता हूँ, मैं अपनी पार्टी जीतने के बाद बदल देता हूँ। इस लॉ से पहले एमपी और एमएलए जीते हुए किसी पार्टी में जाते थे, पर इस एंटी डिफेक्शन लॉ से क्या हुआ, जो 1985 को पास किया गया था 52nd अमेंडमेंट में, अब एमपी और एमएलए अपनी सीट को चेंज नहीं कर सकते भाई, वो हार जाएंगे। अगर सीट चेंज करनी है, हारो और दोबारा इलेक्शन लड़ो, ठीक है। ये पहला तरीका है जिससे पॉलिटिकल पार्टी में सुधार किया जा सकता है। अगला तरीका क्या है? बाय द एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा दिखने वाला सरकारी डॉक्यूमेंट होता है, इसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टी में कैंडिडेट खड़ा है, जो भी, मैं मान लो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मेरे को एक एफिडेविट देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, जिसमें क्या होगा, मेरे को सारा डिस्क्लोज करना पड़ेगा, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है भाई, और क्या मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस है, मेरे को पुलिस से साइन करवाने पड़ेंगे। अगर ये मेरे ऊपर कुछ नहीं है तो मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। ये ऐसा क्यों किया गया? ताकि मनी का रोल कम किया जाएगा। अभी अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है 2 रुपीज की फॉर एग्जाम्पल, और इलेक्शन में मैं 100 रुपीज खर्च कर रहा हूँ, तो वो बाकी के 98 रुपीज कहाँ से आ रहे हैं? तो मेरी तो प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा कम है, कोई मेरे को हेल्प तो नहीं कर रहा, जो मनी और मसल पावर मैंने बताया था, तो इसको कम करने के लिए। और क्रिमिनल केस का मतलब क्या होता है? मेरे मान लो मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, कोई भी मैंने किसी का मर्डर किया है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता भाई। क्यों? क्योंकि मैं तो मर्डरर हूँ। ये चीजों को कम करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सुधार किया है। अब आपके मन में ये आया होगा, हाँ भी सर कुछ इलेक्शन लड़ लेते हैं कुछ कैंडिडेट जो जेल में होते हैं, फर्क होता है। अगर वो जेल में है, अगर उनका गुनाह अभी तक साबित नहीं हुआ, हाँ, उन्होंने किया, फिर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। जैसे ही उनका जो क्राइम है साबित हो गया कोर्ट में, कोर्ट ने सजा दे दी, हाँ भी उम्र कैद या कोई भी फैसला सुनाती है, तब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आई होप ये 2 तरीके आपको अच्छी तरह समझ आ गए पॉलिटिकल पार्टी में कैसे सुधार किया जाता है। थर्ड तरीका है इसका, ये स्टेप्स बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन भी बहुत सारे स्टेप्स उठाता है जिससे पॉलिटिकल पार्टी में सुधार किया जा सकता है। जैसे वो मॉनिटर करता है फंड कहाँ से आ रहा है। मान लो मैं मेरी प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा कम है, वही सेम सी बात हो जाएगी, हाँ भी मैं पैसा किससे ले रहा हूँ, ताकि पैसे का रोल कम किया जाए, ठीक है। और भी बहुत सारे मॉनिटरिंग करता है इलेक्शन कमिश्नर। और इलेक्शन कमीशन ये मैंडेटरी है, हाँ भी वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है अपनी आईटी मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भर रही है ना भाई, ऐसे तो नहीं इलीगल टैक्स बचा के और वो टैक्सेस बचाए हुए पैसों से शराब खरीद के लोगों को खरीद रही है या लोगों को पैसे बांट रही है। इसको कम करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। बाकी सारे के सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे, जो भी क्वेश्चन इससे एक्स्ट्रा बनते होते हैं। आई होप ये 3 चीजें आपको अच्छी तरह समझ आ गई जिससे पॉलिटिकल पार्टी में सुधार कर सकते हैं, हम रिफॉर्म कर सकते हैं। अगला सुधार किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रेशर ग्रुप्स। हाँ, ये प्रेशर ग्रुप्स क्या है? प्रेशर ग्रुप्स का एक क्वेश्चन आता है, तो आपने जो मैं बताऊंगा आपने ध्यान से सुनना है। पहले जो 3 स्टेप्स है ना, या तो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होएगी या इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व होएगा, पर जो लास्ट वाला है ना, ये लोग आम साधारण आपके और मेरे जैसे लोग होते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो लोगों के खिलाफ कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना देती है, तो लोग इकट्ठा होके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, लोगों का ग्रुप धरने वगैरह लगाते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे कैंडल मार्च भी कर सकते हैं लोग, मतलब लोगों का जो ग्रुप
पॉलिटिकल पार्टी के बनाए हुए रूल से खुश नहीं है शांतिमयी तरीके से, ऐसे नहीं है कि दंगे करके, नहीं तो वो फिर जेल में हो जाएंगे, ठीक है। तो शांतिमयी तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, उसको प्रेशर ग्रुप बना जाता है कि लोगों का ऐसा ग्रुप जो पर्टिकुलर एक सेक्शन के लिए काम कर सकता है, जैसे किसान आंदोलन इसकी लेटेस्ट एग्जांपल है। तो मोदी सरकार ने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे जो किसानों को अच्छे नहीं लगे थे, तो उन्होंने शांतिमय तरीके से धरने लगा के, किसान आंदोलन से मशहूर हुआ था ये आंदोलन, तो उन्होंने ये जितने भी रूल्स है वो वापस ले लिए। तो इसको प्रेशर ग्रुप बोला जाता है। आपको ना एग्जाम में प्रेशर ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आता होता है, एक्सप्लेन द प्रेशर ग्रुप, तो जो मैंने बोला है आपने वो लिखना है। और आपको एक अलग से क्वेश्चन आता होता है, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या इलेक्शन लड़ती है, वो लोगों के रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, पर प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, लोगों का, साधारण लोगों का ही ग्रुप होता है जो सरकार के जो रूल्स उनको नहीं पसंद आए, उनको शांतिमय तरीके से खिलाफ होता है, वो सरकार के ऊपर प्रेशर डालता है। आई होप ये 4 के 4 आपको अच्छी तरह समझ आ गए, जिससे पॉलिटिकल पार्टी में सुधार किया जा सकता है। और आई होप ये आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी लगी। मिलते हैं किसी और चैप्टर में किसी और दिन। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।